इस वक्त रात के लगभग 2 बज रहे थे। मल्होत्रा मेंशन में आज 3 लोगों की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं है। आर्य, प्रेमलता जी और काजल, इन तीनों की ही आंखों से आज नींद गायब है। आर्य इस वक्त अपनी बालकनी में एक इजी चेयर में आधा लेटा हुआ 2 दिन पहले की बात सोच रहा था, जिस दिन दादाजी का बर्थडे पार्टी था। फ्लैशबैक। पार्टी में आर्य मन्नत के साथ काफी खुश नजर आ रहा था। उसे मन्नत का साथ काफी अच्छा लग रहा था कि तभी अचानक से उसे एक कॉल आता है जो और किसी का नहीं बल्कि माया का ही था। आर्य ने जब माया का कॉल रिसीव नहीं किया तो माया ने आर्य को मैसेज में बताया कि वो 2 दिन बाद इंडिया आ रही है। इस मैसेज को देखते ही आर्य जैसे किसी सपने से जाग गया हो। आर्य के चेहरे की भाव को पार्टी में नवीन और प्रकाश ने भी भांप लिया था, लेकिन उन दोनों ने आर्य से कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। वापस लौटते समय आर्य हमेशा की तरह कार की बैक सीट से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा था। तभी वह मन ही मन सोचने लगा, ओह गॉड, मैं कैसे भूल गया था माया के बारे में, जबकि मैंने खुद ही तो उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। फिर भी मैं कैसे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और फिर माया मुझसे कितना प्यार भी तो करती है और मैं भी तो माया से। कुछ पल खुद ही मन में खामोश रहकर फिर से खुद से ही कहने लगा, मैं भी तो माया से प्यार करता हूँ। इन कुछ दिनों में मन्नत के लिए मेरे दिल में जो कुछ भी महसूस हुआ वह बस एक टेम्परेरी फेज ऑफ अट्रैक्शन था, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि यह एक तरह का टेम्परेरी लगाव था उससे बस। क्योंकि एक तो वो मेरी स्टूडेंट है, ऊपर से दादाजी के वृद्धाश्रम के साथ भी जुड़ी हुई है, इसीलिए शायद ऐसा हुआ। और फिर वह खुद भी तो एक बच्ची ही है। उम्र भी कितनी ही है उसकी, सिर्फ 18 साल। और एक 18 साल की लड़की के साथ में कभी प्यार नहीं कर सकता। मेरे लिए माया ही एकदम परफेक्ट है। हर एंगल से वह मेरे काबिल है। इस बार माया के आते ही मैं उससे शादी की बात करूंगा, और अगर शादी के लिए फिलहाल वो राजी ना भी हुई तो भी कम से कम एंगेजमेंट करने के लिए तो उसे मना ही लूंगा। यही सब सोचते हुए आर्य उस दिन घर वापस आ गया। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर जब आर्य ब्रेकफास्ट करने आया तो उसने वहां पर पहले से ही अक्षत जी और प्रेमलता जी का बैठे हुए देखा। उन दोनों को देखकर उसने मन ही मन सोचा कि वो माया के बारे में उन दोनों को अभी बता देगा। यही सोचकर आर्य ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मॉम, डैड, मुझे आप दोनों से ही एक जरूरी बात कहना है। इतना सुनते ही अक्षत जी और प्रेमलता जी दोनों ही आर्य की ओर सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। अपने मॉम डैड की नजरों में उठ रहे सवाल को समझते हुए आर्य ने आगे कहा, मॉम, डैड, मैं शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही प्रेमलता जी इतनी एक्साइटेड हो गई कि वो अपनी छोड़कर उठ खड़ी हो गई। उन्होंने आर्य को हैरानी से देखते हुए पूछा, क्या सच में? तू सच में शादी के लिए मान गया? अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। तू रुक, मैं अभी गुरुजी से बात करके एक अच्छी लड़की। प्रेमलता जी खुशी से यही सब कहते हुए अपनी जगह से उठकर टेबल के पास जाने लगी अपना मोबाइल लेने के लिए। तभी आर्य ने उन्हें रोकते हुए कहा, मॉम रुक जाइए। इतना सुनते ही प्रेमलता जी के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़ के एक बार आर्य को देखा और फिर वो अक्षत जी की ओर देखने लगी। अक्षत जी भी उन्हें देखते हुए आंखों से शांत रहने का इशारा किया और वो आर्य के आगे बोलने का इंतजार करने लगे। तभी आर्य ने आगे कहा, मैंने कहा मुझे शादी करना है, लेकिन किसी और से नहीं बल्कि माया से। इतना सुनते प्रेमलता जी के चेहरे पर एक मायूसी छा गई। तभी अक्षत जी, जो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, एक मिनट, यह माया वही है ना? हमारे लंदन वाले प्रोजेक्ट की मॉडल? क्या? एक मॉडल?
प्रेमलता जी ने थोड़ा उदासी भरी लहजे में कहा। आर्य ने एक बार प्रेमलता जी की ओर देखा और फिर उसने अक्षित जी की ओर देखते हुए कहा, यस डैड, यह वही है। अक्षित जी ने अब अपना खाना रोकते हुए आर्य की ओर देखा और उससे कहा, देखो बेटा, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन है या फिर वो किस खानदान से है। हमें अगर किसी चीज से फर्क पड़ता है तो वह यह है कि तुम खुश हो या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि माया तुम्हारे लिए परफेक्ट है और तुम उसके साथ खुश रहोगे, तो हमें भी तुम दोनों की शादी से कोई आपत्ति नहीं है। इतना सुनते ही आर्य खुश हो गया और खुश होते हुए उसने अक्षय जी से कहा, थैंक यू डैड, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता था कि आप दोनों ही जरूर मान जाएंगे। वैसे माया कल ही इंडिया आ रही है। इतना कहकर आर्य प्रेमलता जी को देखने लगा। प्रेमलता जी ने पहले तो अक्षित जी की ओर देखा। जब उन्होंने सहमति जताते हुए अपनी पलकें झपका दी, तो प्रेमलता जी ने आर्य की ओर देखते एक गहरी सांस छोड़ी और फिर उन्होंने हुए कहा, देखो आर्य, जैसा कि तुम्हारे डैड ने कहा, हमें बस तुम्हारी खुशी से मतलब है। अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम उसके साथ खुश रहोगे और वो ही तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तो फिर पहले मैं उसे देखना चाहूंगी। अगर वो मेरी कसौटी पर खड़ी उतर गई, तो ही मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कहूंगी। वरना तुम अगर चाहो तो मेरे बिना, मेरी मर्जी के बिना भी शादी कर सकते हो। इतना कहकर और किसी को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर ही वो अपने कमरे में चली गई। आर्य और अक्षित जी बस उन्हें आवाज ही देते रह गए। तभी अक्षित जी ने आर्य को दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं समझाता हूँ उसे। इतना कहकर वो भी प्रेमलता जी के पीछे अपने कमरे में चले गए। आर्य बाद उन दोनों को ही देखता रह गया और फिर वो भी कॉलेज के लिए निकल गया। उधर किसी ने भी यह नोटिस नहीं किया कि किचन के दरवाजे के पास खड़ी काजल ने सब कुछ सुन लिया है। वो गुस्से से किचन के अंदर चली गई और वहां पड़े एक चाकू को हाथ में पकड़े हुए अपने मन में ही कहा, नहीं, नहीं। उस दिन वो लड़की और अब यह नई मुसीबत, सब मुझे मेरे आर्य से दूर करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। आह! गुस्से में यह सब सोचते हुए काजल को ध्यान ही नहीं रहा कि उसने हाथ में चाकू पकड़ी हुई है। काजल ने अपने हाथ को देखा जहां थोड़ा सा खून निकल आया था। उसने उस खून को देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम तो कल आ रही हो ना। अब तुम भी देखोगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। यह सब सोचते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान आ गई। प्रेजेंट टाइम। प्रेमलता जी भी आर्य और माया के बारे में ही सारी रात सोचती रही। चाहे जो भी हो, आखिर वो है तो एक माँ ही। उन्हें तो बस अपने बेटे की ही चिंता थी। सुबह के 4 बज रहे थे। उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। वो बिस्तर से उठकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर घर के मंदिर में चली गई। लेकिन आज वो पूजा घर में जाते ही हैरान हो गई। पूजा की सारी तैयारियां आज पहले से ही कर लिया गया था। वो सारी तैयारियां देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, मैं तो कभी भी इतनी सुबह उठकर पूजा घर में नहीं आती। वह तो कल रात नींद न आने की वजह से पूरी रात सो नहीं पाई, इसीलिए आज सुबह जल्दी मंदिर में आ गई। इस बारे में तो किसी को पता भी नहीं। तो फिर किसने यह सब किया? कहीं माया? अरे, आज आप जल्दी उठ गई आंटी जी। प्रेमलता जी जब अपने ही ख्यालों में घूम थी तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आई। उन्होंने मुड़कर पीछे देखा तो काजल हाथों में फूलों की डाली पकड़े हुए खड़ी थी। काजल को देखते ही उनकी आंखें छोटी हो गई। तभी उन्होंने काजल से पूछा, काजल तुम यहाँ? वह भी इतनी सुबह सुबह? इस पर काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी आंटी,
कल रात अच्छे से नींद नहीं आई और सुबह भी जल्दी ही आंखें खुल गई। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पूजा की तैयारियों में ही आपकी थोड़ी मदद कर दूं। इससे जब आप सुबह पूजा करने आएंगी तो आपको पहले से ही सब कुछ तैयार मिलेगा और आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। मैं ठीक किया ना आंटी? इस पर प्रेमलता जी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, आपने ठीक किया। इतना कहकर वह काजल के हाथों से फूलों की डाली लेकर मंदिर के अंदर चली गई। लेकिन जान से पहले उन्होंने घर के ही एक नौकर को बुलाकर कहा कि वो माया को भी पूजा के लिए नीचे बुलाकर ले आए। वह नौकर भी, जी मालकिन, कहकर वहां से माया के कमरे की ओर चला गया। माया के कमरे में माया इस वक्त गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई, लेकिन वह इतनी गहरी नींद में थी कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उस नौकर ने माया के दरवाजे पर जोर जोर से और 3-4 बार दस्तक दिया। तब जाकर मगर की नींद टूटी। उसने गुस्से में बिस्तर से उतारते हुए जाकर दरवाजा खोल दिया और उस नकर पर बरस पड़ा। वह नौकर कुछ ना कह सका और बस सर झुकाए हुए ही खड़ा रहा। तभी वहां पर काजल आ गई। उसने उस नौकर का बचाव करते हुए कहा, अरे, आप इस पर क्यों गुस्सा कर रही हैं? आप प्लीज इसे कुछ मत कहिए। ये बेचारा तो बस आंटी जी के कहने पर ही आपके यहाँ पर बुलाने आया था। वह आंटी के नीचे आपको पूजा के लिए बुला रही है, तो आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए। आह, वैसे अगर आप आना ना भी चाहे तो भी कोई बात नहीं, मैं आंटी जी से कह दूंगी तो वो मान जाएंगी। वह क्या है ना, आंटी जी मेरी बात कभी नहीं टालती है। बहुत प्यार जो करती है मुझसे, मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती है। अच्छा, अब मैं नीचे जाती हूँ। ठीक है। वह क्या है ना, आंटी जी को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, और अगर उस वक्त मैं नहीं दिखी उन्हें तो फिर वो सब पर गुस्सा करने लगेंगे। काजल ने माया से बहुत ही तमीज से कहा। फिर काजल ने उस नौकर की ओर देखा और कहा, और चंदू, तुम मेरे साथ नीचे चलो। फिर चंदू भी हाँ में अपना गर्दन ऊपर नीचे हिलाते हुए काजल के साथ नीचे जाने लगा। इस वक्त काजल के चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, माया जी, आप बस ऐसे ही गलतियां करती जाइए। भोलेनाथ जी की कसम, मैं वादा करती हूँ आपसे, कुछ ही दिनों में आंटी जी खुद आपको इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगी। यही सोचते हुए उसकी होठों की मुस्कान और चौड़ी हो गई और वो वैसे ही मुस्कुराते हुए नीचे चली गई। माया अपने कमरे के दरवाजे से टेक लगाए खड़ी काजल को ही देख रही थी। काजल को देखते हुए उसने मन ही मन खोद से कहा, यार माया, पता नहीं क्यों, पर मुझे यह मुरब्बा कम और मीठी छुरी ज्यादा लगी। हम्मा, भाई पता करना पड़ेगा, अच्छे से पता करना पड़ेगा इसके बारे में। ये कौन है, इसका मकसद क्या है, सब कुछ अच्छे से पता करना पड़ेगा, वरना क्या पता यह मीठी छुरी ऐसे ही मीठी मीठी बातें करते करते कहीं मेरा ही ना पत्ता काट दे। लेकिन उससे पहले अभी तो मुझे जल्दी से तैयार होकर नीचे जाना पड़ता। शादी से पहले ही होने वाली सासू मॉम को नाराज नहीं कर सकती, वरना पता चला मीठी छुरी तो बाद में, पहले होने वाली सासू मॉम ही ना मेरा पत्ता काट दे। चल माया, जल्दी से रेडी होकर नीचे चलते हैं। खुद से इतना कहकर माया वॉशरूम की ओर भाग गई। चंदू को काजल साथ देखते ही प्रेमलता जी ने उससे पूछा, क्या बात है चंदू, मैंने तुम्हें नए मेहमान को बुलाने के लिए भेजा था, क्या हुआ, तुमने उन्हें बुलाया नहीं? प्रेमलता जी की बात का चंदू कोई जवाब देता उसे पहले ही काजल ने कहा, नहीं नहीं आंटी जी, चंदू तो उनको बुलाने के लिए ही गया था। लेकिन चंदू शाह उनसे कुछ कह पाता उससे पहले ही वो चंदू पर भड़क गई और उल्टा इस बेचारे को ही खूब खड़ी खोटी सुना दिया। शायद वो पूजा में भी ना आए।
वैसे देखा जाए तो इसमें उनकी भी क्या ही गलती है। यह सब कुछ उनके लिए नया है और ऊपर से इतनी दूर से ट्रैवल करके आई है, तो शायद इसीलिए थकी हुई भी है और शायद यही वजह है कि वो इस बेचारे पर ही बरस पड़ी। काजल की सारी बातें सुनने के बाद प्रेमलता जी ने बस हाँ में अपना गर्दन हिला दिया और फिर पूजा करने बैठ गई। इस वक्त काजल के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जंग का पहला पड़ाव जीत चुकी है। कुछ ही देर में पूजा समाप्त हो गई। प्रेमलता जी जब आरती देने के लिए पीछे मुड़ी तो उन्होंने माया को देखा जो अभी अभी नहा के आई है। उसने एक शॉर्ट और टॉप पहन रखी है। उसके गीले बालों से अभी भी पानी टपक रही है। वो मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। काजल ने जैसे ही माया को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसका चेहरा सख्त हो गया, जिसे माया ने भी नोटिस कर लिया था। उधर अब तक अक्षित जी और आर्य भी वहां पर आ गए थे। प्रेमलता जी ने पहले तो उसे देखा, फिर उसके पास जाकर उसे आरती और प्रसाद दिया। प्रेमलता जी ने सभी को आरती और प्रसाद देने के बाद थाली को मंदिर में रख दिया और खुद हॉल में चली आई। इस वक्त हॉल में प्रेमलता जी, माया और काजल ही थी। फिर उन्होंने माया की ओर देखते हुए कहा, माया, आगे से अगर तुम्हें कोई भी तुम्हारे कमरे में बुलाने जाए तो पहले जान लेना कि वो इंसान तुम्हें क्यों बुलाने गया है। बिना जाने ही उस पर बरस मत पड़ना। उनकी बात सुनकर माया को इतना तो पता चल ही गया कि अभी ऊपर जो कुछ भी हुआ वह सब प्रेमलता जी को पता चल गया है। उसने मन में ही कहा, ऊपर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो नौकर तो नहीं कहेगा, तो क्या यह मीठी छुरी। इतना सोचते ही उसने काजल की ओर देखा तो काजल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। यह देखते ही माया को पूरा माजरा समझ में आ गया। उसने मन ही मन कहा, अच्छा, मतलब मेरा शक सही निकला। यह मीठी छुरी ही मेरा पत्ता काटने की कोशिश कर रही है। तो ठीक है मीठी छुरी, अगर जंग का आगाज तुमने किया है तो उसे अंजाम तक तो मैं ही पहुंचाऊंगा। देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। आर्य आजकल थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगा है। वो खुद ही आजकल मन्नत से दूर रहने लगा है। अब वो मन्नत को उतना परेशान नहीं करता है, उल्टा वो मन्नत को एक तरह से इग्नोर ही करता है। लेकिन इससे भी जनाब को चैन कहाँ। जहां उसे लगा था कि मन्नत से दूर होने पर उसकी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, पर हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। आजकल जनाब कुछ चिड़चिड़े से हो गए हैं, चेहरे की हंसी भी कहीं गायब सी हो गई है। दिल और दिमाग के बीच एक अजीब सा हो जंग छिड़ा हुआ है। आजकल आर्य को कोई और ही बात सता रहा है। जो बात उसे इन दिनों सता रहा है, बेचैन कर रहा है, वह है मन्नत। जी हाँ, मन्नत। दरअसल मन्नत भी आजकल कुछ पल सुकून के जी रही है, क्योंकि अब आर्य उसे बात बात पे परेशान को नहीं करता है, ना ही हर बात के लिए उसकी इंसल्ट करता रहता है। तो इसीलिए आजकल मन्नत भी काफी खुश रहने लगी है और यही बात हमारे मियाँ मजनू से हजम नहीं हो रहा है। मन्नत को ऐसे चैन से रहते हुए देखकर आर्य अपने दिल में एक अजीब सा ही गुस्सा महसूस करने लगा है। आज जब प्रैक्टिकल क्लास में मन्नत गार्डन में थी, तब वो इशिका और अनिकेत के साथ खिलखिला के हंस रही थी। पहले तो आर्य ने सोचा कि वो मन्नत को नहीं दिखेगा, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। जब आर्य ने मन्नत को इतना दिल खोलकर अपने दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते हुए देखा, तो अनजाने में ही उसे गुस्सा आने लगा। उसने मन ही मन सोचा, पिछले 3-4 दिनों से ना तो मैं इससे बात कर रहा हूँ और नहीं इसके सामने आ रहा हूँ, लेकिन इसे देखकर एक बार के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसे इस बात से रत्ती भर भी फर्क पड़ा है। उल्टा ये तो कितनी खुश है। देखो जरा कैसे अपने दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रही है।
लगता है मेरे आसपास ना होने की वजह से काफी सुकून की जिंदगी जी रही है। मुझे बेचैन करके खुद चैन से जी रही है। बताओ कितना ढीठ है ये बंदा। अभी भी नहीं मानेगा कि इसे मन्नत से पर है। और क्या कहा कि वो कितनी चैन से जी रही है। अब भई चैन से नहीं जिएगी तो क्या करेगी? आपने उसे जितना परेशान किया है, तो जब आप उससे दूर है, तो वो चैन से ही जिएगी ना। माया को इंडिया आए हुए करीब एक हफ्ता हो गया है और इस एक हफ्ते में काजल ने माया को प्रेमलता जी और अक्षत जी के नजरों में गिराने की हर मुमकिन कोशिश किया है। 2 दिन पहले की ही बात है, जब प्रेमलता जी ने माया से कहा था कि वो भगवान के भोग में चढ़ाने वाला खीर माया ही बनाए और तब फ्लैशबैक। क्योंकि आर्य ने यह तय कर लिया है कि वो माया से ही शादी करेगा, तो प्रेमलता जी ने भी मन मारकर ही सही, मगर उसके फैसले को मान लिया। इसी के चलते प्रेमलता जी ने माया को रात में डिनर के बाद स्टडी रूम में बुलाया और उससे कहा, देखो माया, तुम अब इस घर की बहू और आर्य की पत्नी बनने जा रही हो, तो इसके नाते तुम्हारा भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और अब से तुम्हें भी इस घर की रीति रिवाजों को मानना पड़ेगा। इतना सुनते ही माया खुशी चहक उठी और फिर उसने वैसे ही चहकते हुए कहा, जी बिल्कुल आंटी जी। मैं इस घर की बहू और आर्य की पत्नी बनने की सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी और अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो जाती है, तो फिर आप तो है ही, माँ बनकर अपनी बेटी की गलतियों को आप सुधार देना। माया ने यह सारी बातें एक दिलकश मुस्कान के साथ काजल को सुनते हुए कही थी। हाँ, काजल जो उधर से ही जा रही थी, उसने माया को प्रेमलता जी के साथ स्टडी रूम में देख लिया था। दरअसल स्टडी रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, तो उसे वो दोनों दिख गए। तभी वो दरवाजे के पास उन दोनों से छुपकर खड़ी हो गई और उन दोनों की बातें सुनने लगी। लेकिन काजल यह नहीं जानती थी कि माया ने उसे दरवाजे के पास छुपते हुए देख लिया था। माया की बात सुनकर प्रेमलता जी के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उन्होंने फिर ऊपर नीचे गर्दन हिलाते हुए अपनी सहमति जताई और फिर माया से कहा, अच्छा ठीक है, तो फिर शुरुआत कल से ही करते हैं। कल माता रानी के भोग में चढ़ाए जाने वाला खीर तुम ही बनाओगी। लेकिन एक बात का तुम्हें खास ख्याल रखना है कि तुम उस खीर को टेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वह माता को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद है और प्रसाद को चढ़ाने से पहले टेस्ट करने से प्रसाद झूठा हो जाता है और भगवान को झूठा नहीं चढ़ाया जाता। समझ गई? माया यह सुनते ही थोड़ी सी नर्वस हो गई, लेकिन उसने यह अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया और एक मुस्कान के साथ कहा, जी आंटी बिल्कुल। आप बस इतना बता दीजिए कि सुबह मुझे कितने बजे उठना पड़ेगा। इस पर प्रेमलता जी ने कहा, सुबह 6 से 6:30 के बीच में उठ जाना, फिर नहा धोकर खीर बना लेना। ठीक है? इतना सुनते ही माया ने फिर एक बार मुस्कुराते हुए कहा, जी आंटी जी, एकदम ठीक है। आपने जैसा कहा है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। माया के चेहरे की मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी। तब पेमलता जी ने भी उसे देखते हुए कहा, ठीक है, अभी बहुत रात हो गई है, आप अभी जाकर सो जाइए। इतना सुनते ही माया स्टडी रूम बाहर की ओर चली गई। वहीं काजल उन दोनों की बातें सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से उबलने लगी। उसने मन ही मन सोचा, बहुत माँ बेटी वाला प्यार जाग रहा है। हाँ, तो ठीक है, अब मैं भी तो जरा देखूं कि तुम्हारा बनाया हुआ खीर माता रानी के भोग तक पहुंचती भी है या नहीं। इतना सोचते ही काजल के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। काजल अपने ही मन में ख्याली पुलाव पकाए जा रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो सोचना है सोच लो, जितना प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है वो भी कर लो, लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। You know what? Arya was mine and he will be mine,
forever. So if you wanna try your luck, then go ahead and best of luck. इतना कहकर माया मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और काजल गुस्से से उसके जाने की ओर देखती रही। इस वक्त सुबह के लगभग 6 बज रहे थे कि तभी माया के मोबाइल का अलार्म बज उठा। उसने अपनी बंद आंखों से ही अलार्म को ऑफ कर दिया और फिर से सोने को हुई कि तभी उसे पिछली रात प्रेमलता जी की कही हुई बातें याद आ गई और वो झट से उठकर बैठ गई। उसने मन ही मन कहा, अरे यार, मैं तो यह बात भूल ही गई थी कि मुझे आज इनकी सो कॉल्ड माता रानी के लिए मुझे खीर बनाना था। ओह शिट, मैं यह बात भूल कैसे गई। अगर मुझसे जरा सी भी चूक हो गई तो वो मीठी छुरी मुझे नहीं छोड़ेगी। बस एक बार मेरी शादी आर्य से हो जाए, एक बार मैं इस घर की बहू और आर्य की बीवी बनकर इस घर में आ जाऊं, तब सबसे पहले इस मीठी छुरी को ही बोरिया बिस्तर समेत इस घर से धक्के मारकर निकालूंगी। फिलहाल मैं खुद अपनी जगह तो इस घर में पक्की कर लूं। इतना कहकर वो वॉशरूम की ओर भाग गई। पूजा घर में इस वक्त प्रेमलता जी पूजा की तैयारियां कर रही थी। काजल भी वहीं थी, लेकिन वो पूजा घर के अंदर नहीं गई। उसने प्रेमलता जी से कहा, वैसा आंटी जी मुझे लग नहीं रहा है कि वो इतनी सुबह उठ भी पाएगी। तो इस पर प्रेमलता जी ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अगर वो मन से कुछ करना चाहेगी तो वो जरूर कर पाएगी। काजल, हाँ, यह तो अपने सही कहा। मैं तो बस इसीलिए कह रही थी। तभी काजल की बात को काटते हुए पीछे से आवाज आई, मैं आ गई आंटी जी। आई होप कि मैं ज्यादा लेट नहीं हूँ। माया की बात सुनकर प्रेमलता जी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आप बिल्कुल सही समय पर आई है। अब आप किचन में जाइए। चंदू वहां पर आपका इंतजार कर रहा है। खीर बनाने के लिए आपको जिन भी चीजों की जरूरत पड़ेगी, चंदू आपको निकाल कर दे देगा। और हाँ, याद रखना, भगवान को भोग लगाने से पहले तुम खीर को चाखोगी नहीं। प्रेमलता जी को बात पर माया ने मुस्कुराते हुए कहा, ने काजल को देखते हुए कहा, जी आंटी, आप चिंता मत कीजिए। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा आपने कहा है। उसके बाद प्रमलता जी ने काजल को देखते हुए कहा, काजल जाओ, माया को किचन तक छोड़कर आओ। काजल ने प्रेमलता जी की बात मानते हुए हाँ में अपना गर्दन हिला दिया और माया को लेकर किचन की ओर चली गई। इस वक्त काजल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को दिल में है दबा कर रखा। वहीं काजल को यूं तड़पता देखकर माया के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। काजल ने माया को किचन तक पहुंचा दिया जहां पर चंदू माया का इंतजार कर रहा था। माया ने काजल को देखकर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान दी और अंदर चली गई। माया को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर काजल ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लिया और मन ही मन कहा, हंस लो माया, जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि कुछ देर बाद मैं हंसूंगी और तुम रोओगी। यह सोचते हुए काजल के होठों पर एक शैतानी मुस्कान खिल गई और वह वहां से वापस प्रेमलता जी के पास चली गई। लगभग 45 मिनट बाद माया किचन से रोते हुए बाहर प्रेमलता जी के पास आ गई। उस वक्त काजल भी वहीं पर थी। माया को ऐसे रोता हुआ देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी माया ने और तेज रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिल्कुल इस परिवार के लायक नहीं हूँ। मैंने कितनी ऊंची आवाज में कहा था कि आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, लेकिन मैं वैसा कुछ भी नहीं कर सकी। माया ने सिसकते हुए रुक रुक कर कहा। प्रेमलता जी को माया की बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने माया से पूछा कि क्या हुआ, जिस पर माया ने एक बार फिर से वैसे ही सिसकते हुए कहा, मैंने गलती से खीर में शुगर की जगह सॉल्ट डाल दिया है। आई एम सॉरी आंटी जी।
मैंने फिर उसमें शुगर भी ऐड किया, बट फिर मुझे लगा यह तो खराब हो गया। तो मुझे आपको सब सच सच बता देना चाहिए। आफ्टर ऑल, यह भगवान का भोग जो है। आई एम वेरी सॉरी आंटी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर माया एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगी। माया को ऐसे रोते हुए देखकर प्रेमलता जी को भी बुरा लगा। उन्होंने माया को शांत कराने के लिए उसका माथा सहलाया और फिर कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप पहले रोना बंद कीजिए। और फिर गलती इंसान से ही तो होती है। अच्छी बात यह है कि आपने अपनी गलती समय रहते मान लिया। अब आप अपने आंसू पोंछिए और चलिए इस बार हम दोनों मिलकर खीर बनाते हैं, ठीक है? वैसे भी अभी भी 1 घंटा है हमारे हाथ में, तो आराम से फिर एक बार खीर बन जाएगी। तो अब और मत रोइए और चलिए। इतना कहकर प्रेमलता जी किचन की ओर जाने लगी तो माया ने कहा, आंटी आप चलिए, मैं जरा अपना मुंह धोकर आती हूँ। इस पर प्रेमलता जी ने हाँ में गर्दन हिला दिया और किचन की ओर चली गई। अब माया ने मुड़कर काजल को देखा, जो उसे ही तब से गुस्से में देखे जा रही थी। माया काजल के पास गई और उसे तंज कसते हुए कहा, वैसे प्लान तो तुमने अच्छा ही बनाया था, लेकिन यह काफी बैकडेटेड था। अगली बार कुछ नया ट्राई करना। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से कुछ देर पहले की बात सोचते हुए किचन की ओर जाने लगी। कुछ देर पहले किचन में माया ने भी चंदू और यूट्यूब की मदद से खीर बना लिया। माया ने चंदू को भी किचन से बाहर कर दिया था और फिर यूट्यूब देखकर खीर बना लिया। अपने किए पर माया खुद ही बहुत प्राउड फील कर रही थी। तभी माया के फोन पर एक कॉल आया। माया ने अपना फोन लिया और थोड़ा साइड में जाकर बात करने लगी। काजल जो बहुत देर से किचन के बाहर ही खड़ी थी और वो माया के वहां से हटने का इंतजार कर रही थी, उसे अब जाकर सही मौका मिल गया। वह चुपके से किचन के अंदर गई। उसने पहले तो माया की ओर देखा और फिर नमक की बरनी में से नमक लेकर खीर में डाल दिया। उसके बाद जल्दी जल्दी किचन से बाहर निकल आई। बात करने के लिए माया थोड़ा साइड में चली गई थी तो काजल को लगा कि माया ने उसे नहीं देखा। लेकिन माया जहां खड़ी थी वहां पर एक खिड़की थी और माया ने उसी खिड़की के शीशे में से काजल को खीर में नमक डालते हुए देख लिया था। माया के चेहरे पर यह देखकर एक शातिर मुस्कान तैर गई और उसने खीर के पास आकर खीर पर करछी चलाते हुए कहा, हाँ काजल, सच में तुम तो कंपटीशन के लायक ही नहीं हो। यह जो तुमने किया है ना मुझे इस घर से बाहर निकालने के लिए, अब यही मुझे इस घर में सबके करीब आएगा और नजरों में मेरी इज्जत भी बढ़ाएगा। तो अब तुम बस देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। यह सोचकर माया मुस्कुराने लगी और फिर रोते हुए किचन से बाहर चली गई। माया कुछ देर पहले की बातें सोते हुए किचन में जा रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर की खुशी झलक रही थी। उसके पीछे मुड़कर काजल को देखा और उसे थम्स डाउन का इशारा कर दिया। ऐसा करते देखा काजल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने इतना कस के अपनी मुट्ठी बंद कर ली कि उसके खुद के नाखून उसके हथेली पर चुभ गए। काजल गुस्से में तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चली गई और उसे जाता देखकर माया ने मन में कहा, हुआ मुझे से टकराने आई थी। अपने मन में इतना सोचकर वो खुद भी किचन की ओर चली गई। भोग वाली घटना को घटे हुए 2 दिन बीत गए। प्रेमलता जी आज सुबह से ही काफी व्यस्त हैं। आज आर्य और माया की शादी की बात करने के लिए प्रेमलता जी उन दोनों को लेकर गुरुजी के आश्रम जाने वाली हैं। इस बात सुनते ही माया तो बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन काजल की पैरों तले से जमीन निकल गई। काजल अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी, लेकिन वो फिलहाल कुछ नहीं कर सकती थी। दरअसल पूजा हो जाने के कुछ देर बाद माया काजल के कमरे में गई थी। तभी फ्लैशबैक।
जैसे ही काजल ने माया को अपने कमरे में देखा तो वो गुस्से से चीख पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर काजल गुस्से में तेज तेज सांसें लेने लगी। काजल को ऐसे गुस्से में उबलता हुआ देखकर माया जोर जोर से हंसने लगी। उसने वैसे ही हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुमने अभी भी बच्ची हो। ऐसी बचकानी हरकतें बच्चे ही करते हैं, है ना? खैर छोड़ो, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उस बात को ध्यान से अपनी दोनों कान खोलकर सुन लो। इससे फायदा तुम्हारा ही होगा। आज के बाद से ऐसी बच्चों वाली हरकतें मेरे साथ मत करना, क्योंकि उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा तुम ही फंस जाओगी। वह जो तुमने उस दिन भोग वाली खीर में नमक मिलाने वाला कारनामा किया था ना, उसका वीडियो फुटेज इस घर की किचन वाली सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो चुका है। तो अब तुम ही सोचो, अगर यह वीडियो घर की बाकी लोगों के हाथों में लग गई, खासकर अगर आर्य के हाथों में लग गई तो? भाई मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यह सोचा है कि तुम्हारा क्या होगा। आर्य तो ऐसे ही तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। माया यह सारी बातें कहते हुए काजल के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। इस वक्त डर से काजल के माथे पर उभर रही छोटे छोटे पसीने की बूंदें माया की नजरों से छिप ना सकी। माया के होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान खिल गई। काजल ने किसी तरह से अपने डर को छुपाने की कोशिश किया और माया को देखते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। इस पर माया ने एक बार फिर जोर जोर से हंसते हुए कहा, क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम्हें नहीं पता इस घर के लगभग हर कमरे में और किचन में भी सीसीटीवी कैमरा है? वैसे डरो मत, मैंने वहां से तो उस वीडियो को डिलीट कर दिया है, लेकिन 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 अपने पास उस वीडियो को संभाल कर रख लिया है। और अगर अभी भी तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है, तो कुछ सेकंड्स पहले आए हुए वीडियो को देख लेना, तब तुम्हें जरूर यकीन हो जाएगा। इस बात पर काजल आगे और कुछ नहीं बोल सकी। वो गुस्से से बस माया को ही देख रही थी। तभी माया ने आगे कहा, तो जैसा कि मैंने तुमसे कहा है, मुझसे दूर रहना और उलझने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। समझ गई? इतना कहकर माया वहां से जाने लगी। दरवाजे के पास जाते ही उसे कुछ याद आया और उसने मुड़कर पीछे काजल को देखते हुए कहा, और हाँ, एक बात तो कहना मैं भूल ही गई। उम्मा, अगर तुम्हारे मन में मुझे मारने का ख्याल भी आ रहा है ना, तो उस ख्याल को अपने दिल में ही खत्म कर दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे जरा सी भी खरोच पहुंचाने की कोशिश की, तो यह जो वीडियो अभी अभी तुम्हारे मोबाइल पर आया है ना, वो वायरल होते देर नहीं लगेगी। और एक बात, अभी अभी हम दोनों के बीच जो कुछ भी बात हुई है, उसका भी वीडियो है मेरे पास। देखना चाहोगी? तो इसीलिए कह रही हूँ कि अच्छी बच्ची की तरह मेरी बात मानना और मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में भूल जाना। और हाँ, अपने आप को तैयार कर लो मेरी और आर्य की शादी के लिए, ओके? इतना कहकर माया काजल के कमरे से बाहर निकल गई। काजल को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि माया के जाते ही काजल ने धड़ाम से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और टेबल पर रखा हुआ एक वास उठाकर सामने दीवार पर टंगी हुई एक ग्लास पेंटिंग पर दे मारी। वो पेंटिंग उसी वक्त टूटकर बिखर गई। वो तो अच्छा है कि रूम साउंड प्रूफ था, वरना आवाज इतनी तेज थी कि सभी घरवालों को पता चल जाता। काजल गुस्से से कांप रही थी। अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो सीधा जाकर शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। फ्लैशबैक एंड स इस वक्त प्रेमलता जी आर्य और माया के साथ गुरुजी के सामने बैठे हुए थे। प्रेमलता जी ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, गुरुजी, आज मैं यहाँ आपसे इन दोनों के बारे में बात करने आई हूँ।
गुरुजी, मेरा बेटा आर्य इस लड़की यानी कि माया से शादी करना चाहता है। तो आप जरा इन दोनों की कुंडलियों को मिलाकर एक अच्छा दिन बताइए, जिस दिन हम इन दोनों की शादी करवा सके। प्रेमलता जी की ऐसे कहते ही आर्य के चेहरे पर से इरिटेशन साफ झलकने लगी। वैसे तो आर्य का यहाँ बिल्कुल भी आने का मन नहीं कर रहा था, पर वो अपनी माँ की बात भी तो नहीं टाल सकता है, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो उन दोनों के साथ आ गया। गुरुजी प्रेमलता जी की बात सुनने के बाद बड़े ध्यान से दोनों की कुंडलियों का मिलन करने लगे। काफी देर तक कुंडलियों का अच्छे से मिलान करने के बाद गुरुजी थोड़े चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने थोड़ा चिंतित होते हुए कहा, देखिए माता, मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ, किंतु यह भी सत्य है कि अगले 1 साल तक इन दोनों के विवाह का कोई भी उत्तम योग, शुभ मुहूर्त है ही नहीं। बल्कि मुझे तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इनका कुछ दिन पूर्व ही ये अत्यंत प्रबल विवाह का योग निकल गया है। गुरुजी के ऐसा कहते ही प्रेमलता जी और माया आर्य को ही देखने लगे। वहीं आर्य अपनी नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगा। जैसे ही गुरुजी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही आर्य का एक अत्यंत प्रबल विवाह योग आकर चला गया है, तो उनकी बात सुनकर प्रेमलता जी और माया दोनों ही हैरान हो गए। वो दोनों ही आर्य की ओर देखने लगे। उत्तर उन दोनों की नज़र महसूस करके आर्य इधर-उधर देखते हुए उन दोनों से अपनी नजरें चुराने लगा। आर्य को इस वक्त उसकी और मन्नत की उस शादी की याद आने लगी जिसे उसने ही खुद मानने से इनकार कर दिया था। आर्य वही सब सोच रहा था कि तभी गुरुजी ने आगे कहा, यदि आप इन दोनों के विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको 1 साल तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इतना सुनते ही आर्य थोड़ा सा इरिटेट हो गया और उसने हल्का सा झल्लाते हुए कहा, ओ कम ऑन माम, आप भी कहाँ इन सब बातों में उलझ रही है। मैं यह सब नहीं मानता हूँ और हम इसी साल शादी करेंगे। आर्य की बात सुनकर गुरुजी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मानना या ना मानना, यह तो आप पर निर्भर करता है बच्चा, परंतु हमें जो कुछ भी कहा वह ऐसे ही नहीं कहा। यह सब तो हमने आपकी और इस बच्ची की कुंडलियों का मिलान करने के बाद कहा। हमने यह सब कुछ नक्षत्रों के दिशा, स्थिति और गति को देखते हुए कहा। अब इस पर विश्वास करना है या नहीं, यह संपूर्ण रूप से आपका निजी विषय है, परंतु हमने आपके बारे में जो कुछ भी कहा वह 100% सत्य है। गुरुजी की बात पर आर्य आगे और भी कुछ कहने वाला था, लेकिन प्रेमलता जी ने उसे हाथ पकड़कर रोकते हुए सिरना में हिलाकर आगे कुछ भी और कहने से मन कर दिया। इस वक्त उनकी आंखें हल्की सी नम थी। उन्होंने एक हाथ से आर्य का एक हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ उसके एक गाल को सहलाते हुए कहा, आर्य बच्चा, भले ही आप इन सारी बातों को नहीं मानते हैं, भले ही आपके लिए यह सारी बातें कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन बच्चा, मैं तो एक माँ हूँ ना, मेरे लिए तो मेरी दुनिया ही आप है। और अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी। अब आप इसे मेरी जिद समझिए या फिर मेरा स्वार्थ, लेकिन मैं इस साल आपको यह शादी करने की इजाजत नहीं दे सकती। और अगर फिर भी आपने यह शादी करने की जिद की, तो फिर आपको अपनी माँ और अपने जिद में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। आप फैसला आपके हाथों में है। इतना कहकर प्रेमलता जी आर्य की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। प्रेमलता जी के ऐसे कहने पर आर्य ने एक गहरी सांस छोड़ा और फिर अपने दोनों हाथों उनके कंधे को पीछे से पकड़ते हुए कहा, मॉम, अब यह क्या बात है भला? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे लिए आपसे बढ़कर भी इस दुनिया में कुछ हो सकता है? अगर आप नहीं चाहती है कि इस साल यह शादी हो, तो इस साल यह शादी नहीं होगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। भले ही मैं इस साल शादी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सगाई इसी साल करूँगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना गुरुजी? आर्य ने आखिरी लाइन गुरुजी की ओर देखते हुए कहा।
तो गुरुजी एक चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने वैसे ही मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बच्चा, इसमें कोई समस्या नहीं है। इस पर आर्य ने भी गुरुजी की ओर वैसे ही देखते हुए कहा, तो फिर ठीक है गुरुजी, आप ही हमारे सगाई के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त देख दीजिए। तो गुरुजी ने भी हाँ में अपना गर्दन हिलाते हुए एक बार फिर से उन दोनों की कुंडलियां देखते हुए कुछ गणना करने लगे। जहां आर्य और प्रेमलता जी गुरुजी के जवाब का इंतजार कर रहे थे, वहीं माया मन ही मन खुद से ही कह रही थी, थैंक गॉड अपने बचा लिया, वरना मैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती। मैं तो आर्य को भी नहीं छोड़ सकती और 6 महीने बाद जो उस फेमस फैशन ब्रांड का वर्ल्ड वाइड फैशन शो होने वाला है, उसके लिए मुझे मॉडलिंग का ऑफर मिला है। मैं उसे भी नहीं छोड़ सकती हूँ। अब शादी पोस्टपोन होने से मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उल्टा मैं अब इसी बात का फायदा उठाकर इन सब की नजरों में और भी अच्छा बन जाऊंगी। कुछ देर तक यूं ही अच्छे से दोनों कुंडलियों को मिलाकर देखने के बाद उन्होंने कहा, यजमान सफाई के लिए आने वाले हफ्ते में से शुक्रवार का दिन अच्छा निकल कर आ रहा है। आप उस दिन सगाई कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, हम उसी दिन सगाई करेंगे। क्यों मॉम, अब तो ठीक है ना? अब तो और कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अब तो आप खुश होना। गुरुजी की बातों पर आर्य ने प्रेमलता जी की दोनों गालों को अपने दोनों हथेलियों में भरते हुए कहा तो प्रेमलता जी के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई और उन्होंने हाँ में अपना गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरी खुशी तो मेरे बच्चे की खुशी में ही है। मैं कैसे अपने बच्चे को तकलीफ में देख सकती हूँ, खासकर जब बच्चे की जान पर बन आए तो मैं तो क्या कोई भी माँ किसी भी हद तक जा सकती है, समझे? प्रेमलता जी ने आर्य के हथेलियां से अपने चेहरे को छुड़ाते हुए जवाब दिया। तभी माया भी उन दोनों के पास आते हुए कहा, यह तुमने बहुत अच्छा किया आर्य जो तुम आंटी की बात मान गए, वरना मैं ही तुमसे इस साल शादी करने से मना कर देती। आर्य मेरे लिए भी तुमसे शादी करने से ज्यादा जरूरी तुम्हारी सलामती है। अगर इस शादी से तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो फिर मैं तो अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकूंगी। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ। हमेशा सगाई कर लेते हैं और शादी अगले साल कर लेंगे, है ना आंटी जी? माया ने यह बात प्रेमलता जी को देखते हुए कहा तो प्रेमलता जी ने मुस्कुराकर गर्दन ऊपर नीचे हिलाकर हाँ में अपना जवाब दिया और माया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, खुश रहिए बेटा, आपसे हमें यही उम्मीद थी। अब हमें यकीन हो गया है कि आप हमारे आर्य के लिए एक सही जीवन संगिनी साबित होंगी। प्रेमलता जी की बातों से माया थोड़ा शर्मा गई, या यूं कहे कि शर्माने का नाटक किया और मुस्कुराते हुए मन ही मन खुद को शाबाशी देते हुए कहा, वेल डन माया, वेल डन। आखिरकार तुमने इन्हें भी शीशे में उतार ही लिया। गुड जॉब बेब। कुछ देर बाद सभी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उनको प्रणाम करके आश्रम से निकल गए। अगले दिन शाम को माया और आर्य एक बड़े से फैशन हाउस में पहुंचे हुए थे। दरअसल माया को सगाई के लिए एक ब्रांडेड डिजाइनर ड्रेस चाहिए थी, तो वो लोग शहर के सबसे बड़े गाड़ियों हाउस में आए हुए थे। अब बदकिस्मती थी या खुशकिस्मती वो तो पता नहीं, लेकिन मन्नत भी उस वक्त उसी फैशन हाउस में अपनी बेस्ट फ्रेंड इशिका के साथ आई हुई थी। वो दोनों इस वक्त सबसे महंगी, फैशनेबल और ब्रांडेड गारमेंट सेक्शन में थे। इशिका थोड़ा सा झल्लाते हुए, मन, यार मुझे एक भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही है, तू भी देखना। मन्नत, यार मुझे क्या पता कि तू उस दिन क्या पहनेगी, तेरा बर्थडे है, तू ही जाने। इशिका, मन, यार दिस इज नॉट फेयर, तू। तभी इशिका का मोबाइल रिंग हुआ। उसने देखा तो अनिकेत था। उसने कॉल रिसीव किया लेकिन नेटवर्क प्रॉपर ना होने की वजह से वो बात नहीं कर सकी। तो उसने मन्नत से कहा,
मंतू मेरे लिए ड्रेस सिलेक्ट कर, तब तक मैं नीक्स बेबी से बात करके आती हूँ। एक तो इसे कब आने को कहा था और ये बंदर कब आ रहा है। तू देख लियो इसकी, अगर ऐसी ही करतूत रही ना तो इसकी गर्लफ्रेंड 2 दिन में इस छोड़कर भाग जाएगी। इशिका यही सब बकवास करते हुए बाहर चली गई और मन्नत इशिका की बातें सुनकर वहां खिलखिलाकर हंसते हुए ना में अपना सिर हिला दिया। फिर वो वहां रखे ड्रेसेस में से इशिका के लिए ड्रेस देखने लगी। तभी आर्य और माया भी उसी सेक्शन में आ गए। दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे और मन्नत ड्रेस देखते हुए जा रही थी। दोनों में से किसी ने भी किसी को नहीं देखा और मन्नत के साथ माया की टक्कर हो गई। इससे माया और मन्नत दोनों ही बैलेंस संभाल नहीं सकी और दोनों ही गिर गई। तभी माया ने मन्नत को गुस्से से देखते हुए कहा, हे यू, आंखें नहीं है, देखकर नहीं चलती हो क्या?